नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई वीडियोज़ के माध्यम से मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के कई वीडियोज़ लेकर उपस्थित हो चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बताया, चूँकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के ट्रांसलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा, चूँकि लेटर्स से ही वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स की चर्चा की हमने, फिर वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, फिर भाषा की बात होती है। उसके बाद हमने चर्चा किया टेंस की, चूँकि टेंस मुख्यतः 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान, भूत और भविष्यकाल की चर्चा की। उसके बाद में हमने चर्चा किया कर्ता क्या करता है। कुछ मुख्य एलिमेंट्स जो होते हैं मित्रों, ट्रांसलेशन के मूल कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, कुछ मुख्य स्तंभ होते हैं, जिन मूल स्तंभों के बलबूते ही अनुवाद रूपी दीवार खड़ी हो पाती है। तो उसके लिए ये सर्वप्रथम ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले उसके बाद मैंने कर्ता पढ़ा। कर्ता क्या है? किसी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। फिर हमने सहायक क्रिया के बारे में पढ़ा। सहायक क्रिया जो अनुवाद करने में सहायक होती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे किसी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मित्रों, देखेंगे आप, किसी वाक्य को पूरा करने में जिस चीज़ की आवश्यक रूप से आवश्यकता पड़े, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हैज़ बीन स्टडिंग द बुक एट हिज होम फॉर 2 आवर्स। तो इसमें हैज़ बीन जो है सहायक क्रिया है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्य क्रिया। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। मुख्य क्रिया क्या है मित्रों? किसी कार्य को पूरा करने के लिए कर्ता द्वारा जिस मुख्य कार्य को किया जाता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी कार्य का होना ही मुख्य क्रिया है। किसी कार्य का होना ही मुख्य क्रिया है। जैसे राम इज़ रीडिंग द बुक, यानी राम किताब पढ़ रहा है। राम किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना ही एक मुख्य क्रिया है। राम इज़ रीडिंग द बुक, यानी राम किताब पढ़ रहा है। किताब का पढ़ना जो है वो मुख्य क्रिया है। नीचे लिखा हुआ है उपर्युक्त वाक्य में, क्या लिखा है? उपर्युक्त वाक्य में पढ़ रहा है मुख्य क्रिया है। इसी प्रकार जाता है, साफ करता है, बेचता है, पढ़ता है, चिल्लाता है, खेलता है, ये सभी की सभी मुख्य क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का मतलब मित्रों, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाए। कर्ता यानी हम जो कार्य करते हैं, आप जो कार्य करते हैं, आपको ही कर्ता कहा जाएगा। तो कर्ता ये है। और कर्ता जो कार्य को करता है, जिस कार्य को करता है, यानी पढ़ने वाली क्रिया को कर रहा है, वही मुख्य क्रिया है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्म, क्योंकि ये मुख्य तत्व है मित्रों, इसको जानना अति आवश्यक है। कर्म पढ़ेंगे, फिर स्थान पढ़ेंगे, तरीका पढ़ेंगे, समय पढ़ेंगे, और अन्य जो भी ट्रांसलेशन के रूप में सहायक होंगे, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें उबने वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा इस पर समय देने की ज़रूरत है, निश्चय ही आपको ये आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कर्म। कर्म क्या है? व्याकरण में क्रिया से निष्पाद्यमान फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण में क्रिया से निष्पाद्यमान फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, या जो कार्य करना चाहता है कर्ता यानी करने वाला। जैसे मैं कुछ कार्य करूं, उसे कर्म कहते हैं। जो कार्य करूं, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको। राम इज़ रीडिंग द बुक, राम किताब पढ़ रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? रीडिंग क्रिया हो गई, और बुक इसमें क्या हो गया? ये कर्म हो गया। कौन सा कर्म कर रहे हैं? बुक पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, किताब पढ़ने का कार्य हो रहा है। अब इसमें लिखा है, इस उदाहरण में
बुक पढ़ने वाली क्रिया के फल का आश्रय होने के नाते पढ़ना क्रिया का कर्म है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया का कर्म है। पढ़ना ही क्रिया का कर्म है। ये लिखा हुआ है राम इज रीडिंग द बुक। तो इसमें कर्म क्या हुआ? इसमें कर्म बुक हो गया। तो ये हुआ आपका कर्म। आइए आगे बढ़ते हैं। स्थान के बारे में हम जानेंगे। अब स्थान क्या है? किसी स्थान का मतलब आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा मित्रों। किसी स्थान का मतलब गंतव्य स्थान या कार्य होने वाला स्थान, अर्थात जहाँ पर कोई कार्य संपन्न किया जा रहा हो या जिस स्थान पर क्रिया की जाती है उस कार्य संपन्न होने वाले जगह या प्लेस को ही स्थान कहते हैं। जैसे इसमें नोट लिखा है मित्रों, क्या है? किसी स्थान से पहले टू लगता है। ये तो है, ये गलत है। किसी स्थान के पहले टू लगाते हैं। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो स्थान का जाना इसमें हो रहा है। कहाँ जा रहा है राम? जाने की क्रिया कहाँ हो रही है? स्कूल। तो स्कूल एक स्थान है। स्कूल एक स्थान है, इसलिए स्थान का संबोधक स्कूल है, तो स्कूल एक स्थान हो गया। इसमें स्कूल हो गया, इसमें नीचे लिखा हुआ है इसमें स्कूल स्थान हो गया। इसमें स्कूल क्या हो गया? स्थान हो गया। स्कूल स्थान हो गया। इसी प्रकार स्कूल जाएं, चाहे घर जाएं, चाहे बगीचा हो, ऑफिस हो, बाजार जाना हो, या अयोध्या जाना हो, या कहीं और जाना हो, किसी भी स्थान को ही स्थान कहते हैं और कुछ नहीं। बस इजी है, आपको थोड़ा थोड़ा ये बताना है, बाकी आगे बढ़ जाना है। उसके बाद ट्रांसलेशन लगभग अगली वीडियो से ट्रांसलेशन आपका शुरू हो जाएगा। कैसे हम शुरुआत करते हैं, कैसे क्या फार्मूले हैं उसके, और उसको फार्मूले के तहत ऐसा बैठा दिया जाएगा कि आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। और लगेगा ही नहीं कि मैं ट्रांसलेशन सीख रहा हूँ, खेल खेल में आप सब सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं तरीका। तरीका क्या है? जैसे जिस तरीके से इसमें लिखा है, जिस तरीके से या के द्वारा किसी क्रिया को संपन्न करना ही तरीका कहलाता है। जिस तरीके से या के द्वारा, जिस तरीके से कुल मिला के कार्य हो कोई संपन्न, उस तरीके को ही तरीका कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। जैसे राम बस से स्कूल जाता है। किससे जाता है? बस से। बस से जाता है, बस के द्वारा जाता है, बस के थ्रू वह स्कूल जाता है। इसमें बस से नीचे लिखा हुआ है, इसमें बस से में तरीके को अपनाया गया है। बस से जो लिखा है इसमें तरीके को अपनाया गया है। इसी प्रकार जैसे आराम से बैठकर कोई जा रहा हो, आसानी से जा रहा हो, वो तरीका ही है। ये सब तरीके हैं। सुखपूर्वक जा रहा हो, या ट्रेन से जा रहा हो, पैदल जा रहा हो, बस के माध्यम से जा रहा हो, इत्यादि ये तरीका सूचक सारे शब्द हैं। तो ये हुआ तरीका। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखते हैं समय के बारे में। अगला है समय। कर्ता द्वारा जिस समय में क्रिया संपन्न किया जाता है, कर्ता द्वारा जिस समय में क्रिया संपन्न की जाती है उसे ही समय कहते हैं। जैसे राम 1983 से पढ़ रहा है, इसमें समय दर्शाया गया है। 1983 से, 1983 एक समय है, तो इसमें समय दर्शाया गया। अगला है शाम 5 बजे उठ जाता है, इसमें भी समय दर्शाया गया। 5 बजे भी एक समय है। आगे बढ़ते हैं, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। 4 घंटा भी इसमें समय है, क्योंकि समय का ही ज्ञान करना है मित्रों। समय जैसे जैसे अनुवाद में आते हैं वैसे वैसे जैसे जहाँ पे बैठाना है वैसे बैठा दिया जाता है। आपको आगे फार्मूला बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है मित्रों, हिंदी और संस्कृत नहीं है। जैसे संस्कृत में तो कहीं का कुछ भी रख दिया जाता है, जैसे सह विद्यालयम गच्छति है,
तो उसको गच्छति सह विद्यालयम भी कह देंगे तो भी सही होगा, अर्थ उसका सही निकलेगा। बट इसमें क्या है, इसमें एक क्रम में क्रमबद्ध तरीके से ही करना ही एक सही अर्थ देगा, सही सेंस देगा। तो आइए देखते हैं। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। 4 घंटे में भी मित्रों इसमें समय है, 4 घंटे में भी समय है दिया गया। और आगे है मैं सुबह से टहल रहा हूँ। मैं सुबह से टहल रहा हूँ, सुबह से इसमें समय है, इसमें सुबह से समय है। इन वाक्यों में नीचे लिखा हुआ है मित्रों, इन वाक्यों में 1983 से, 5 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, इन सब में जो समय दिया गया है वही समय कहलाता है। और क्या है, समय यही है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे 3 घंटे बाद जाना है, समय दिया गया है तो वो समय हो गया। अन्य, इनसे कुछ चीज़ें यदि और दी गई हों तो अन्य में सब आ जाएगा। जैसे कि कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, आपका कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, कर्म हो गया, स्थान हो गया, तरीका हो गया, समय, और अन्य जो अनुवाद में जो भी पूछा जाए उसके बाद वो लगा दिया जाएगा। मुख्य मुख्य चीज़ें यही हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये लिखा हुआ है आपके लिए कि मित्रों अनुवाद सीखने से पूर्व, जैसा कि मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया, उसी प्रकार अनुवाद करने से पूर्व कुछ मूलभूत सूत्रों का तथा वाक्यों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और यदि केवल एक टेंस का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया या ज्ञान हो गया तो धीरे धीरे सभी टेंसों पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। इसलिए सर्वप्रथम इन 4 प्रकार के वाक्यों का ज्ञान होना परमावश्यक है। वो 4 प्रकार के वाक्य कौन से हैं? वो इस प्रकार हैं। ये लगभग सभी टेंसों में आते हैं। प्रत्येक, लिखा हुआ है ऊपर, प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। वो कौन से वाक्य हैं मित्रों? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 प्रकार के वाक्य जो हैं, ये 4 प्रकार के फार्मूला को दर्शाते हैं। इन चारों के फार्मूले के तहत ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है, तो ही शुद्धतापूर्वक अनुवाद को संपन्न कर लिया जाता है। इन चारों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग पूर्व में बताए गए 12 टेंसों में प्रयोग होगा। 12 टेंस मित्रों आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 12 टेंस जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर टेंस के भी 4, यानी 4 4 4, 4 तिहाई 12। इन 12 टेंसों में ये चारों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होगा। वो चारों प्रकार के वाक्य कौन है मित्रों? मैं आपको एक एक वाक्य बताता हूँ आज। पहला वाक्य है मित्रों अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी विस्तार व्याख्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब बिल्कुल सादा व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा हो और वो टोपी, चश्मा या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, बाकी चीज़ें ना लगाया हो, सादा व्यक्ति हो, तो उसे साधारण कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल साधारण कहेंगे। जिसमें न नकारात्मक शब्द हो और न ही प्रश्नवाचक शब्द हो, बिल्कुल सादा हो, उसे कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। जैसे राम स्कूल जाता है। राम कहाँ जाता है? स्कूल। तो इसमें नकारात्मक वाक्य तो आया नहीं, यानी नहीं, राम नहीं स्कूल जाएगा तो साधारण नहीं होगा, तब तो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। या क्या राम स्कूल जाता है होता तो भी ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता। यदि दोनों नहीं है तो तीसरा कौन है? वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ फार्मूला लगना है। आगे जैसे ही ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आगे मैं शुरुआत करूँगा, उसके बाद मैं जैसे अनुवाद करूँगा, अनुवाद के पहले आपको मैं पहले फार्मूला के बारे में हम समझाएंगे आपको, उसके बाद में ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेगेटिव।
अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है मित्रों? नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जिस शब्द में नकारात्मक शब्द हो उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, इसमें क्या है? नकारात्मक वाक्य इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अनुवाद क्या होगा? राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल, इसमें क्या होगा? नकारात्मक वाक्य हो गया। समझ गए ना? ये नकारात्मक वाक्य हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न से ही, इससे इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य से ही लग रहा है ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक कोई शब्द इसमें आएगा उसे प्रश्नवाचक कहेंगे। जिस वाक्य में मित्रों प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये शब्द यदि प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे ये सब प्रयोग किए जाएंगे उस सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक शब्द कहेंगे। जैसे क्या राम स्कूल जाता है? मित्रों इस वाक्य में राम स्कूल जाता है के पहले क्या लगा है? क्या राम स्कूल जाता है? प्रश्न कर रहा है कोई, किसी से प्रश्न करे कि क्या राम स्कूल जाता है, ये प्रश्न हो रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में लिखवाऊंगा विधिवत, तो आपको इसकी भी जानकारी हो जाएगी कि क्या क्या प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिससे हम प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान कर सकें। कौन कौन से नकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं जिनसे हम नकारात्मक वाक्यों की पहचान कर सके। इसको मैं आगे नोट डाउन करवा दूंगा। आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जान रहे हो तो कोई बात नहीं है, नहीं जान रहे हो तो आपके लिए ये अति आवश्यक है। किसी भी ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति के लिए ये अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों इसी कड़ी में। अगला है चौथा नंबर आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ निगेटिव शब्द भी आते हैं साथ साथ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। जैसे राम क्यों नहीं स्कूल जाता है? क्या है? राम क्यों नहीं स्कूल जाता है। इसमें क्या है मित्रों? राम स्कूल जाता है होता तो साधारण वाक्य हो जाता, राम नहीं स्कूल जाता है तो केवल नकारात्मक वाक्य हो जाता। लेकिन एक लिखा है इसमें राम क्यों नहीं स्कूल जाता है। इसमें क्यों शब्द आया है। क्यों यानी अभी मैंने आपको बताया था क्यों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं। प्रश्न को दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है क्यों आया है। ये क्यों आया इसलिए प्रश्नवाचक हुआ, और नहीं भी लिखा है तो नकारात्मक भी हुआ। तो किसके अंतर्गत आएगा? प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आता है। इसलिए यह क्या हुआ? इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। मित्रों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रियाएं बदलती हैं। ज़्यादातर सहायक क्रियाएं ही बदलती हैं हर टेंसों में। फार्मूले लगभग एक ही जैसे रहते हैं सारे टेंसों में। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा आप मन लगा के देखते रहें। आगे मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद के बारे में। कुछ तत्व इसके और बचे हुए हैं, आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अनुवाद की। अब डायरेक्टली हम अनुवाद पे ही आते हैं। इसमें करीब करीब लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उसको बताऊंगा,
उसके बाद में आगे आपको यस या ईएस कहाँ कैसे लगता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ईएस का प्राविधान किया गया है, तो उसमें ये लगता ही लगता है, इसलिए इसको बताना अति आवश्यक है आपको। तो ठीक है मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।